Welcome students to our new class of online study. Students, आज हम 12th क्लास इंग्लिश प्रोज में अपना 7वां पार्ट द हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेसन को लिखा है A.L. बाशम ने। A.L. बाशम एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो उन्होंने भारत के जो संस्कृति है, भारत के जो रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जो अंग्रेजी में लिखी थी, नाम था द वंडर दैट वाज इंडिया। 1954 में ये किताब उन्होंने लिखी थी और ये किताब अद्भुत भारत के नाम से हिंदी में भी प्रकाशित हुई थी। ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है, इसमें भारतीय संस्कृति की इतनी बारीकियां दी गई हैं कि जो भी स्टूडेंट्स IAS, PCS वगैरह की तैयारियां करते हैं तो भारतीय संस्कृति को पढ़ने के लिए वो इस किताब अद्भुत भारत को पढ़ते हैं। इस किताब में उन्होंने भारतीय रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन और जो विशेषताएं हैं, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके लिखा है। क्योंकि ये पाठ इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास से संबंधित है, तो हम इसमें भारतीय ऐतिहासिकता, भारतीय इतिहास के बारे में भी काफ़ी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इस पाठ का टेक्स्ट देखते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं। देखिए, राम मोहन राय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform। इसमें बताया गया है कि राम मोहन राय का स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा। राम मोहन राय भारत के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। समाज सुधारक वे होते हैं जो समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, जैसे पहले ज़माने में था, कुरीतियाँ थी सती प्रथा की, बलि की, और बचपन में ही बच्चों की जो शादियां कर देते थे, बाल विवाह, ये सब कुरीतियां पहले थी। तो राम मोहन राय ने इन सब कुरीतियों का विरोध किया था और उनके प्रयासों के कारण अंग्रेज सरकार ने बहुत सारे जो कुरीतियां थी उनको हमारे समाज से हटा दिया था। तो ये क्या है, इसमें कहा गया कि राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम with his passionate advocacy of social reform। सोशल रिफॉर्म का मतलब समाज सुधार। तो लेखक कहते हैं कि राम मोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत की थी। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम। साउंडेड द थीम का मतलब है उन्होंने सूत्रपात किया, शुरुआत की, किस चीज़ की? सोशल रिफॉर्म की। राम मोहन राय ने भारत में समाज सुधार की जोरदार वकालत करके एक नए युग का सूत्रपात किया। विवेकानंद रिपीटेड इट विद मोर नेशनलिस्ट टिम्बर माने स्वर, व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस। विवेकानंद भी एक प्रसिद्ध भारतीय थे। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलकर की थी। तो विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रीय सुर में दोहराया और उन्होंने घोषित कर दिया कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस, यानी कि सोशल सर्विस यानी समाज सेवा। विवेकानंद जी ने समाज सेवा को क्या घोषित कर दिया कि समाज सेवा मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा है। इस प्रकार उन्होंने समाज सेवा को राष्ट्रीय सुर प्रदान कर दिया। ग्रेट मदर व सोशल सर्विस, उन्होंने बता दिया कि समाज सेवा ही मातृभूमि की सबसे ऊंची सेवा है। अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य महान भारतीय, जिनमें से प्रमुख महात्मा गांधी थे, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी जीज सक्सेसर।
तो ये जो समाज सेवा का काम राम मोहन राय ने भारत में शुरुआत किया था, विवेकानंद ने इसको राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और उन्होंने मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा ही समाज सेवा को बता दिया। इसके बाद अन्य भारतीय, जिनमें से प्रमुख थे महात्मा गांधी, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और सोशल सर्विस को यानी समाज सेवा को रिलीजियस ड्यूटी के रूप में विकसित किया। उन्होंने ये घोषित कर दिया कि समाज सेवा करना हमारी रिलीजियस ड्यूटी है। रिलीजियस ड्यूटी यानी धार्मिक कर्तव्य है। जिस प्रकार हम अपनी रिलीजियस ड्यूटी करते हैं, अन्य धार्मिक कृत्य करते हैं, उसी प्रकार हमारा काम सोशल सर्विस भी है। और ये जो समाज सेवा का कार्य है ये कंटिन्यूज अंडर गांधी जी सक्सेसर, ये कंटिन्यू है, जारी है, अब भी चल रहा है। समाज सेवा का कार्य किसके द्वारा चल रहा है? गांधी जी सक्सेसर। सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी। गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा समाज सेवा का ये काम आज भी जारी है। तो इस प्रकार ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बताया गया है कि राम मोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत करके एक नए युग का प्रारंभ किया। विवेकानंद ने इसे राष्ट्रीय सुर में दोहराया जब उन्होंने ये घोषित कर दिया कि महान माता यानी भारत माता की सबसे बड़ी सेवा ही समाज सेवा है। और महात्मा गांधी ने इसको धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा समाज सेवा का ये विकास अब भी हो रहा है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी was looked on by many, both Indian and European, as the epitome of Hindu tradition. हिंदू ट्रेडिशन यानी हिंदू परंपरा। तो A.L. बाशम कहते हैं कि महात्मा गांधी को सभी लोगों के द्वारा, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो यूरोपियन हों, हिंदू परंपरा का एपिटोम माने प्रतीक माना गया। महात्मा गांधी को यूरोपियंस के द्वारा देखते हैं। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियंस एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। A.L. बाशम कहते हैं कि महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन का मतलब देखा जाता था। महात्मा गांधी को यूरोपियंस के द्वारा भी और इंडियंस के द्वारा भी एक एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। यानी कि ये माना जाता था कि महात्मा गांधी पूरी तरीके से हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, हिंदू संस्कृति में पूरी तरह से विश्वास करने वाले हैं। बट दिस इज़ ए फॉल्स जजमेंट, फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़। लेखक कहते हैं बट दिस इज़ ए फॉल्स जजमेंट, ये गलत धारणा है, ये गलत राय है गांधी जी के बारे में। क्या गलत राय है? कि वो हिंदू ट्रेडिशन के एपिटोम थे, यानी हिंदू परंपरा के प्रतीक थे। ये गलत धारणा है। क्यों? क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज़, क्योंकि गांधी जी वेस्टर्न आइडियाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, पश्चिमी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। गांधी जी अपनी एंशियंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति के फंडामेंटल्स में, मौलिक तत्वों में, आधारभूत बातों में विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग and his antipathy to caste, though not unprecedented in ancient India, were unorthodox in the extreme and owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian. तो लेखक कहते हैं कि गांधी जी एंशियंट कल्चर के, प्राचीन संस्कृति की मौलिक बातों में तो विश्वास करते थे, आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अनप्रेसिडेंटेड था एंशियंट इंडिया में। यानी कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी से पहले कभी किसी ने दलितों के प्रति अपनी सहानुभूति ना जताई हो या महिलाओं के अधिकारों के लिए वकालत ना की हो। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने ही पहली बार ऐसा किया था। तो लेखक कहते हैं
गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मौलिक तत्वों में विश्वास करते थे, लेकिन दलितों के प्रति उनका जो प्रेम था, लव ऑफ द अंडरडॉग, अंडरडॉग कहते हैं दबे कुचले शोषित लोगों को, दबे कुचले शोषित लोगों के प्रति जो उनका लव था, एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट, और एंटीपैथी माने नापसंदगी या घृणा, और जाति प्रथा के खिलाफ जो उनकी घृणा थी, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम। दलितों के प्रति उनका प्रेम और जाति प्रथा के खिलाफ उनकी घृणा, यद्यपि ऐसा नहीं है कि उनसे पहले ऐसा किसी ने ना किया हो, लेकिन इस मामले में वो कहीं ज़्यादा कठोर थे, वो ज़्यादा एक्सट्रीम थे, कहीं ज़्यादा सोचने वाले थे। एंड ओव्ड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन। और इन बातों के लिए, यानी कि दबे कुचलों के प्रति अपने प्रेम के लिए और जाति प्रथा के खिलाफ होने के लिए, वो यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, यूरोप में 19वीं शताब्दी में जो उदारवाद की भावना चल रही थी, उसके ज़्यादा ऋणी थे। यानी गांधी जी के अंदर जो ये दलितों के प्रति प्रेम और जाति प्रथा के प्रति घृणा थी, ये किसकी देन थी? यूरोप में जो 19वीं शताब्दी में उदारवाद चल रहा था, उनके कारण गांधी जी के अंदर ये गुण आए थे। ये सोचना कि गांधी जी के अंदर ये गुण हिंदू परंपराओं के कारण थे, हिंदू ट्रेडिशन की वजह से थे, ये गलत धारणा है। आगे देखिए, हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस माने अहिंसा, अहिंसा में जो उनका विश्वास था, एज वी हैव सीन बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, अहिंसा में उनका विश्वास भी हिंदुइज्म की विशेषता नहीं था, क्योंकि हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म अगर हम प्राचीन काल का हिंदू धर्म देखें तो वो बड़ा कट्टर धर्म था। से मतलब है कि जो हिंदू धर्म था उसमें कुछ ऐसी बातें थी, बड़ी जटिलताएं थी, पूरा समाज वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर बटा हुआ था, और तमाम कुरीतियाँ जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और अनेक इस तरह की प्रथाएं थी। तो हिंदू धर्म के अंदर ये सब बातें थी। तो गांधी जी का जो विश्वास था अहिंसा के क्षेत्र में, या दबे कुचलों के प्रति उनका प्रेम था, या जाति प्रथा के प्रति उनकी जो घृणा थी, ये हिंदुइज्म की देन नहीं थी। उनके इस मामले में उनके जो पूर्वज थे, मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी का इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट, यहाँ आप लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देखिए LIEUTENT, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट। गांधी जीज पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। कहने का मतलब है कि विद्रोह में उनसे पहले उनके पूर्वज मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के कट्टर अनुयायी, लेफ्टिनेंट का मतलब है यहाँ सहायक, अनुयायी सुभाष चंद्र बोस इस मामले में कहीं ज़्यादा उनसे बढ़कर थे, कहीं ज़्यादा कट्टर थे। आगे देखिए, फॉर गांधी जीज पैसिफिज्म, पैसिफिज्म माने शांति, फॉर गांधी जीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट। गांधी जी की जो शांतिवाद की नीति थी, गांधी जी का जो पैसिफिज्म है, उसके लिए हमें सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉल्स्टॉय की ओर देखना होगा। टॉल्स्टॉय कौन है? टॉल्स्टॉय को गांधी जी का गुरु कहा जाता है। इनका पूरा नाम था लियो टॉल्स्टॉय और ये रूस के एक लेखक थे। और ये सरमन ऑन द माउंट क्या है? सरमन ऑन द माउंट वो उपदेश है जिसे ईसा मसीह ने दिया था। ठीक है, इसका बाइबल में जिक्र है। तो लेखक कहते हैं कि गांधी जी की शांतिवाद के लिए, गांधी जी का जो शांतिवाद था उसके लिए गांधी जी प्रेरित थे सरमन ऑन द माउंट से और अपने गुरु टॉल्स्टॉय से प्रेरित थे। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज़ आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। जो चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट का मतलब है महिलाओं के अधिकारों की जो वकालत गांधी जी किया करते थे, वो भी रिजल्ट है
किसका रिजल्ट है? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का, पश्चिमी प्रभाव का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी को आमतौर पर हम ये लोग मानते हैं कि गांधी जी तो कट्टर हिंदू थे। गांधी जी के अंदर जो भी अच्छाइयाँ थी, जिन बातों के लिए गांधी जी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, शांति के लिए, अहिंसा के लिए, महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए और जाति प्रथा का विरोध करने के लिए, तो इन सब बातों के लिए गांधी जी हिंदू धर्म के ऋणी नहीं हैं। ये सारी बातें गांधी जी ने पश्चिमी देशों से सीखी थी, पश्चिमी विचारधारा से सीखी थी। और यही बताया गया है एक एक करके कि यूरोप में जो उदारवाद चल रहा था उससे गांधी जी ने सीखा। गांधी जी ने अपने गुरु टॉल्स्टॉय और सरमन ऑन द माउंट से सीखा। इस प्रकार गांधी जी जो पूरी दुनिया भर में प्रख्यात हैं, उन सब बातों के लिए गांधी जी पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित थे। पश्चिमी विचारधारा के कारण ही वो प्रसिद्ध थे। आगे देखिए, इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। इनोवेटर का मतलब होता है नवीन सोच रखने वाले, कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी या पुरातनपंथी। कंजर्वेटिव का मतलब होता है लकीर के फ़कीर, जो पुरानी बातों को ही सोचते रहते हैं। गांधी जी कंजर्वेटिव नहीं थे, बल्कि इनोवेटर थे, नवीन सोच रखने वाले थे, जो अच्छी बातें थी उनको ग्रहण करने वाले थे। तो लेखक कहते हैं कि सामाजिक संदर्भ में वो इनोवेटर थे, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी नहीं थे। दो सम ऑफ हिज कुलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो, यद्यपि उनके कुछ कुलीग्स माने साथी, यद्यपि उनके कुछ साथी उनके इस प्रोग्राम को, उनके इस कार्य को, कौन से कार्य को? समाज सुधार के कार्य को, उनके इस कार्य को लिमिटेड मानते थे कि ये बहुत सीमित है, एंड टू स्लो, और बहुत धीमा है, ये मानते थे। लेकिन इन सब के बावजूद ही सक्सीडेड, गांधी जी सफल हो गए इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टुवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्विलिटेरियन सोशल ऑर्डर। भले ही गांधी जी के सहयोगी उनके इस कार्यक्रम को धीमा मानते थे और सीमित मानते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी हिंदू विचार के समस्त बल को, जो हिंदू उनकी जो विचार था उसको वो सफल हो गए। किस चीज़ में, क्या करने में सफल हो गए? हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, जो पूरा समाज, क्लास यानी वर्ग, कास्ट यानी जाति, पूरा समाज जो जातियों और वर्ग में बटा हुआ था, उसको वो एक इक्वलिटेरियन सोशल ऑर्डर, एक समान सामाजिक क्रम में परिवर्तित करने में सफल हो गए। ठीक है, इसमें एक ऐसे ढांचे में, एक सामाजिक ढांचे में जो समानता के आधार पर विकसित हुआ था, उसमें सफल हो गए। इन प्लेस ऑफ हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, जाति और वर्ग के आधार के बजाय एक समानता वाले सामाजिक ढांचे में परिवर्तित करने में गांधी सफल हो गए, अपने सीमित और धीमा कार्यक्रम होने के बावजूद। आगे देखिए, फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th century रिफॉर्मर्स, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन माने एक नई दिशा, ठीक है, ए न्यू लाइफ, एक नया जीवन, टू हिंदू कल्चर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन माने ठहराव, जो निर्जीव पड़ी हुई थी सभ्यता। तो एल बाशम कहते हैं, फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th century रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के जो लेस वेल नोन रिफॉर्मर थे। लेस वेल नोन का मतलब जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, उन लोगों के काम का अनुसरण करते हुए गांधी जी ने और गांधी जी के फॉलोवर्स, गांधी जी के फॉलोवर कौन से, गांधी जी के अनुयायी कौन से, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इन लोगों ने, गांधी जी ने, गांधी जी के सहयोगियों ने 19वीं शताब्दी के उन समाज सुधारों का अनुसरण करते हुए जो हिंदू संस्कृति है
उसे एक नई दिशा, एक नया जीवन प्रदान किया जो कि शताब्दियों से ठहरी हुई थी। भारतीय संस्कृति जो शताब्दियों से ठहरी हुई थी, उसमें कोई नई बात नहीं आ पा रही थी। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से उसे एक नई दिशा और एक नया जीवन प्रदान किया। चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, फ्यू का मतलब बहुत कम। आज बहुत कम ऐसे भारतीय हैं, वाट एवर देयर क्रीड, चाहे उनका धार्मिक विश्वास, चाहे उनका धर्म, चाहे उनकी जाति, कुछ भी क्यों ना हो, who do not look back with pride on their ancient culture। आज बहुत कम भारतीय ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते हों। बहुत कम लोग ऐसे हैं, अर्थात सभी लोग अपनी संस्कृति को गर्व से देखते हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और बहुत कम बुद्धिमान भारतीय ऐसे हैं who are not willing to sacrifice some of its effete element so that India may develop and progress। effete का मतलब होता है बेकार, घिसे पिटे। ठीक है, तो एल बाशम कहते हैं कि आज बहुत कम भारतीय ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को गर्व से ना देखते हों, और बहुत कम बुद्धिमान भारतीय ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति की बेकार बातें, एफीट एलिमेंट को छोड़ने के लिए तैयार ना हों। बहुत कम ऐसे हैं। और बेकार एलिमेंट को छोड़ने के लिए तैयार किस लिए? सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारत डेवलप हो सके, तरक्की कर सके। तो इसीलिए अधिकतर भारतीय ऐसे हैं जो इसकी बुरी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आगे देखिए, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली माने राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी। आज भारत राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर, और फोरकास्ट माने होता है भविष्यवाणी करना। आज भारत के सामने अनेक राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं और कोई भी भारत का भविष्य नहीं बता सकता। फोरकास्ट हर फ्यूचर, हर लगाया गया है, हर तो होता है ना स्त्रीलिंग, हर इसलिए लगाया है क्योंकि हम भारत के लिए भारत माता कहते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर। हर फ्यूचर यानी इंडियाज़ फ्यूचर, भारत का फ्यूचर। आज भारत के सामने बहुत राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं हैं और कोई भी भारत का भविष्य विद सर्टेनिटी, निश्चितता से नहीं बता सकता। बट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन इस बात की भविष्यवाणी करना सुरक्षित है कि वाट एवर द फ्यूचर में बी, चाहे भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के जो भारतीय होंगे, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज़ ऑफ यूरोपियंस। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियों के जो भारतीय होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे कि वो नकल करने वाले हों, वो अंधभक्त नहीं होंगे। ठीक है, वो यूरोपियंस की कॉपी नहीं होंगे, यूरोपियन लोगों की वो कॉपी नहीं होंगे, उनकी अंधभक्ति करने वाले नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे? बल्कि बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, बल्कि ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी जड़ें उनकी परंपरा में होंगी। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और वे पूरी तरीके से अपनी संस्कृति की निरंतरता का उनको ज्ञान होगा। तो लेखक बता रहे हैं कि क्योंकि आज भारत के सामने अनेक समस्याएं हैं राजनीतिक और आर्थिक, तो कोई भी भारत के भविष्य कैसा होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात अवश्य कही जा सकती है कि चाहे भारत का जो भी भविष्य हो, लेकिन भावी पीढ़ियों के जो भारतीय हैं वो यूरोप के लोगों की नकल करने वाले नहीं होंगे, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी परंपराओं में विश्वास रखते हैं, अपनी संस्कृति की निरंतरता को पहचानने वाले लोग होंगे। ठीक है,
आगे देखिए, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, लेखक कहते हैं अभी आज़ादी को केवल 7 वर्ष ही बीते हैं और द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैनाटिकल कल्चरल शोवानिज्म आर डिसअपियरिंग। वो कहते हैं अभी 7 ही साल हुए हैं देश को आज़ाद हुए और भारतीय लोग जो हैं राष्ट्रीय आत्मग्लानि और सांस्कृतिक वैभव के लिए जो उन्माद की भावना उनमें थी वो समाप्त हो रही है। द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन का मतलब राष्ट्रीय आत्मग्लानि, राष्ट्रीय आत्मग्लानि एंड फैनाटिकल कल्चरल चौहानिज्म। फैनाटिकल मतलब होता है धर्म से संबंधित, धर्म और संस्कृति से संबंधित जो उन्माद की भावना लोगों में थी, धर्म को लेकर के अपने धर्म पर मर मिटने की भावना या धर्म के आधार पर दंगा करना, सांप्रदायिकता की भावना करना, ये 7 साल के बाद ही ख़त्म होती जा रही है, डिसअपियर हो रही है। आगे कहते हैं कि वी बिलीव इन दैट, वी बिलीव दैट, हम ये मानते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन इज़ इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस माने होता है संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना, जुड़ने की भावना। वो कहते हैं, एल बाशम कह रहे हैं कि हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता समन्वय, समन्वय मतलब जोड़ना एक दूसरे को, के कार्य को करने की दिशा में अग्रसर है। वो कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि हिंदू सभ्यता जो है इस समय सिंथेसिस की प्रक्रिया से गुजर रही है। सिंथेसिस का मतलब जोड़ने की, किसी भी चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करने की प्रक्रिया से गुजर रही है। इन द पास्ट, अतीत में भी, भूतकाल में भी भारतीय संस्कृति ने रिसीव्ड, एडॉप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स। एल बाशम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति आज भी सिंथेसिस की प्रक्रिया कर रही है, अर्थात सबको जोड़ रही है, और प्राचीन काल में भी, पास्ट में भी इसने अनेक संस्कृतियों की अच्छी बातों को रिसीव किया, एडाप्ट माने उन्हें अपनाया, अपने आप को ढाला उसमें, एंड डाइजेस्टेड और आत्मसात कर लिया। क्या आत्मसात कर लिया? एलिमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, अनेक संस्कृतियों के एलिमेंट्स को, अनेक संस्कृतियों के तत्वों को इसने अपनाया, ग्रहण किया और आत्मसात कर लिया। जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, तुर्किश, पर्शियन एंड अरब, यानी कि इतनी सारी संस्कृतियों के लोग भारत में आए, आक्रमणकारी बनकर या घूमने के उद्देश्य से आए। तो ये सब लोग भारत में आए, इंडो यूरोपियन लोग आए, मेसोपोटामियन संस्कृति के लोग आए, ईरानी आए, ग्रीक सिकंदर आया था, रोम के लोग आए, सीथिया के आए, तुर्किश के आए, पर्शियन आए, अरबियंस आए। विद ईच इन्फ्लुएंस, और हर एक नए प्रभाव से इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, भारतीय संस्कृति परिवर्तित भी हुई। जब ये सारे लोग अपनी अपनी संस्कृतियों को लेकर आए तो भारतीय संस्कृति में कुछ चेंज भी आया। एंड नाउ, और अब इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेट द कल्चर ऑफ द वेस्ट। और अब क्या है? अब भारतीय संस्कृति वेस्टर्न संस्कृति को एसिमिलेट कर रही है, अपने अंदर आत्मसात कर रही है, मान रही है और बढ़ती जा रही है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। हिंदू सिविलाइजेशन वी बिलीव विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, रिटेन माने बनाए रखना। एल बाशम कहते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, ऐसा हमारा मानना है, हम विश्वास करते हैं, हमें भरोसा है कि हिंदू सभ्यता अपनी कंटिन्यूटी को रिटेन रखेगी। भागवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, भागवत गीता कर्म प्रधान लोगों को इंस्पायर करने से, प्रेरित करने से नहीं थमेगी, अर्थात भागवत गीता कर्म प्रधान लोगों को प्रेरित करती रहेगी। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद जो उपनिषद हैं हमारे,
विचारवान युवकों को प्रेरित करते रहेंगे, विचारशील लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। द चार्म एंड ग्रेशियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की जो चार्म है, जो सौम्यता है, ठीक है, भारतीय संस्कृति का सौम्यता है, जो उसका आनंद है, वो निरंतर बढ़ता रहेगा। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। चाहे ये पश्चिमी देशों की जो लेबर सेविंग डिवाइसेस हैं, लेबर सेविंग डिवाइसेस का मतलब श्रम को कम करने वाली तकनीकियाँ, यानी कि मशीन्स। हम मशीनीकरण से चाहे हम कितना ही प्रभावित क्यों ना हो जाएं, विदेशों में तो पूरी तरीके से मशीनीकरण चलता है ना, तो हम चाहे विदेशी मशीनों के प्रभाव से कितने ही अफेक्टेड क्यों ना हो जाएं, लेकिन भारतीय सौंदर्यता, भारतीय चार्म लोगों का, भारतीय जीवन की जो सौम्यता है वो बनी रहेगी। People will still love the tale of the hero of Mahabharat and Ramayana, and the love of Dushyant and Shakuntala and Purarva and Urvashi। चाहे हम पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देशों की तकनीक से कितने ही प्रभावित क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी लोग महाभारत के हीरो, रामायण के हीरो, रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, इन सब को नहीं भूलेंगे। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम नहीं भूलेंगे, पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम नहीं भूलेंगे। ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं दुष्यंत शकुंतला की। दुष्यंत शकुंतला का पुत्र का नाम था भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी तरीके से उर्वशी नाम की एक प्रसिद्ध अप्सरा थी जो इंद्र के दरबार में थी, और उसकी और पुरुरवा की एक प्रेम कहानी है। तो ये सब चीज़ें हम पश्चिमी देशों से चाहे कितने ही प्रभावित क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये हम अपनी मूलभूत बातें याद रखेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, एक शांति और एक खामोशी, आगे देखिए, विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन, डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। तो एल बाशम कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि हिंदू सभ्यता जो है, जो भारतीय संस्कृति में रही है, जो शांति, जो खुशहाली रही है, विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड, जो हमेशा व्याप्त रही है भारतीय संस्कृति में, चाहे ऑपरेशन माने विरोध, डिजीज़ एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, चाहे कितनी ही बीमारियां, कितनी ही परेशानियां, कितने ही दुख भारतीय संस्कृति में आए, ये फिर भी रही है, खुशहाल रही है। ये पश्चिमी सभ्यताओं के सामने, ये पश्चिमी देशों की तड़क भड़क वाली नीतियों के सामने, तकनीकियों के सामने समाप्त नहीं होगी, उनके सामने टिकी रहेगी ये, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी महान है, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ, कितने ही कष्ट, कितनी ही बीमारियाँ भारत में क्यों ना आई हों, लेकिन ये संस्कृति निरंतर बनी रही है। आगे देखिए, मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर। मच यानी बहुत सारी बातें ऐसी जो यूजलेस थी, बेकार थी प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हैज़ ऑलरेडी पेरिश्ड, वो पहले ही पेरिश हो गई हैं। पेरिश का मतलब समाप्त हो चुकी हैं। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबरस हेकाटोम्ब ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल, बेकार का, जिसमें बहुत खर्चीला। बारबरस का मतलब होता है, बारबरस का मतलब होता है कट्टरतापूर्ण, जिसमें बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता है। बारबरस हेकाटोम्ब ऑफ वैदिक एज, हेकाटोम्ब का मतलब सेक्रीफाइसेस, जो नर बलि, पशु बलि दी जाती थी, वो चीज़। तो वो कहते हैं कि मच दैट वाज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर, बहुत सारी बातें जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में यूजलेस थी वो पेरिश हो चुकी हैं। जो फिजूल और कट्टरतापूर्ण बलि थी वैदिक काल की, वो ख़त्म कर दी गई है।
दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्टर्स। वो लेकिन ये कहते हैं कि भले ही अब कुछ जगहों पर एनिमल सेक्रीफाइस अब भी जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बर्न ऑन देयर हस्बैंड्स फायर। फायर माने चिता। अब विडोज को, विडो माने विधवा, अब विधवाओं को उनके पति की चिता पर नहीं जलाया जाता, यानी कि अब सती प्रथा समाप्त हो चुकी है। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। और लड़कियों का विवाह, कानून के हिसाब से लड़कियों का विवाह अब बचपन में नहीं किया जा सकता, यानी कि बाल विवाह भी समाप्त हो गया है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण रब शोल्डर्स विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। वो कहते हैं कि बहुत सारी बेकार की बातें जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में थी वो ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि कट्टरतापूर्ण जो बलियां चढ़ाई जाती थी वो ख़त्म हो गई। भले ही कुछ जगहों पर अब भी नर बलि, पशु बलि अब भी जारी है। विधवा विवाह खत्म हो गया है, बाल विवाह समाप्त हो गया है। बसों में और रेलगाड़ियों में पूरे भारत भर में ब्राह्मण और नीची जातियों के लोग, लो कास्ट पीपल, बिना किसी बात की परवाह के कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इस बात की परवाह ना करते हुए वे ट्रेन में, बसों में एक साथ चलते हैं। एंड द टेम्पल आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। और मंदिर भी अब सबके लिए खुले हैं। ठीक है ना। हमारी देश की आज़ादी से पहले ये सब बातें हमारे देश में थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से ये सब समाप्त हो गया। जो संविधान लिखा गया उस संविधान में स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया कि चाहे कोई किसी भी जाति का है, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, वे सब बराबर हैं। और धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव करना जो है सज़ा का पात्र होगा। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो सज़ा के पात्र होगा। इसीलिए आज़ादी के बाद जाति प्रथा की भावना थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है और मंदिर भी अब सबके लिए खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में किसी को आप मना कर दें, किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को। तो ए एल बाशम ने यही कहा है कि बहुत सारी बातें आज़ादी के बाद ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें विधवा विवाह, बाल विवाह और जाति प्रथा भी गैर कानूनी है। और मंदिरों में, स्कूलों में और ट्रेन में सभी लोग एक साथ चलते हैं। आगे देखिए, कास्ट इज़ वैनिशिंग। कास्ट मतलब जाति प्रथा, वैनिशिंग का मतलब अदृश्य हो रही है, समाप्त हो रही है। कास्ट इज़ वैनिशिंग, जाति प्रथा खत्म हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, इस बात की शुरुआत बहुत समय पहले हो गई थी। बट लेकिन इट्स पेस माने गति, लेकिन इसकी गति इज़ नाउ सो रैपिड, अब इसकी गति इतनी तेज है कि मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपियर्ड विद इन ए जनरेशन और सो। ए एल बाशम कहते हैं कि जाति प्रथा ख़त्म हो रही है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन अब इसकी गति इतनी तेज है कि जो ज़्यादा ऐतराज़ करने वाली बातें हैं वे एक या अगले युग में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज़ एडॉप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। जो प्राचीन फैमिली सिस्टम था, जो ओल्ड फैमिली सिस्टम था, पहले क्या था ओल्ड फैमिली सिस्टम में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। दादा दादी, ताऊ, चाचा सब एक साथ रहा करते थे, वो जॉइंट फैमिली थी। तो जो ओल्ड फैमिली सिस्टम था अब वो प्रेजेंट डे कंडीशंस, वर्तमान की कंडीशन के हिसाब से बदल रहा है। अब जॉइंट फैमिली बहुत कम रह गई हैं हमारे यहाँ। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज़ ऑल्टरिंग। ऑल्टरिंग का मतलब चेंज होना। एल बाशम कहते हैं कि वास्तव में पूरे भारत का चेहरा बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज़, यानी कि सब कुछ बदल रहा है लेकिन जो कल्चरल ट्रेडिशन है, सांस्कृतिक परंपरा है, वो कंटिन्यू है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी लॉस्ट नहीं होगी।
ये कभी समाप्त नहीं होगी। ये भारतीय संस्कृति, ये हिंदू संस्कृति जारी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये लेसन हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। इस लेसन को समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए आपको इसे 1-2 बार पढ़ना होगा। 1-2 बार इस वीडियो क्लिप को देखेंगे तब ये लेसन आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये अपना जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, इसे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो क्लिप अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना बच्चों, ताकि ये और आगे और अच्छे और बच्चों तक भी पहुँचे और आपको हमारी जो भी नई वीडियो हम बनाएंगे वो मिल जाए। धन्यवाद।